नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। हम अध्ययन करेंगे न्यायपालिका और उसके कार्य। यह है BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान, पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और उसकी 5 यूनिट में शामिल है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस, सरकार के अंग और उनके कार्य आधुनिक संदर्भ में। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यायपालिका जैसा शब्द से पता चल रहा है, ये न्याय का काम करती है। ये सरकार के जो अंग हैं उनमें से एक प्रमुख अंग है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका इसके आधार पर मुख्य रूप से न्याय का काम करती है। ये तीनों अंग मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, यानी सरकार के ये 3 मुख्य अंग हैं और उनके क्या कार्य हैं, ये आधुनिक संदर्भ में क्या कार्य है, ये हमारे सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। तो न्यायपालिका शासन का वह अंग है जो कानून के व्याख्या करती है और उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देती है। अर्थात कानूनों की व्याख्या व उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थात्मक व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जब न्यायाधीश किसी कानूनी विवाद पर निर्णय देते हैं तो उन्हें विवाद से संबंधित कानूनों की व्याख्या भी करनी पड़ती है। अनेक बार न्यायाधीश पुराने कानूनों की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि उस कानून के परंपरागत अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार न्यायपालिका कानून की व्याख्या के साथ उसका विकास भी करती है। जैसे भारत में संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये न्यायपालिका की व्याख्या द्वारा ही हुआ है। शासन के शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए सामान्यतः 3 व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। प्रथम, शक्तियों को संविधान द्वारा निर्धारित व सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा, शक्तियों का नियंत्रण व संतुलन करना ताकि कोई अंग शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। और तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना। इसमें ये न्यायपालिका सरकार का प्रमुख अंग है और महत्वपूर्ण है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायपालिका के हम कार्य देखते हैं। सबसे पहले न्याय का काम, जैसे न्यायपालिका, न्याय शब्द इसी में जुड़ा हुआ है। न्यायालयों का पहला व सबसे महत्वपूर्ण काम न्याय का कार्य करना है। न्यायालय दीवानी, फौजदारी, दीवानी होता है सिविल, लड़ाई झगड़े से संबंधित, और फौजदारी क्रिमिनल, मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये उर्दू शब्द है, ये प्रयोग होते हैं कोर्ट में। दीवानी, फौजदारी, सिविल, क्रिमिनल। और संवैधानिक, संविधान से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित जितने भी मामले हैं और संविधान के अनुसार ही कानून बनाए जा रहे हैं या नहीं, तो संवैधानिक मामलों में अपना निर्णय देते हैं, जिसमें विवाद से संबंधित अपने पक्ष अपने अपने आर्गुमेंट देते हैं, तर्क देते हैं। यह विवाद विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्ति व राज्य व केंद्र राज्यों के बीच हो सकता है, यानी 2 व्यक्तियों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, और व्यक्ति और राज्य के बीच हो सकता है। अलग अलग पक्ष हो सकते हैं इसके। दूसरा, कानूनों की व्याख्या करना। कानून प्राय कठिन व अस्पष्ट भाषा में होते हैं, उसकी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है और लीगल लैंग्वेज होती है, और न्यायाधीश उसके कानून के विशेषज्ञ होते हैं। वे किसी विवाद में संबंधित कानूनों की व्याख्या करते हैं और उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इस तथ्य का निर्धारण भी करते हैं कि उस विवाद में कौन सा कानून किस रूप में लागू होगा। बहुत सारे कानून है, किस विवाद में कौन सा लगेगा, कौन सी धारा लगेगी, और संबंधित पक्षों के अधिकार किस तरह से प्रभावित होंगे। फिर संविधान की रक्षा। देश में जो संविधान होता है वो देश का मूलभूत कानून होता है और इसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है और उसी के अनुसार व्यवस्थापिका कानून बनाई जाती है। यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसे उस सीमा तक या पूरा रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसी से संविधान की रक्षा होती है। तो न्यायालय जो होता है सबसे बड़ा संविधान का रक्षक होता है। संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। संघात्मक राज्यों में, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। कभी कभी उन्हें विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, शक्तियों का
वितरण तो किया होता है, परंतु कई बार ऐसा मामला हो जाता है इसमें विवाद हो जाता है, जैसे नदियों का पानी है या बाउंड्री उनकी। संघीय न्यायालय की सर्वोच्चता इसलिए स्थापित की जाती है कि इन विवादों का निर्णय करे और क्षेत्राधिकार को उल्लंघन नहीं करने दे। फिर परामर्श का कार्य, अनेक राज्यों में न्यायपालिका राष्ट्राध्यक्ष को परामर्श देने का काम करती है, यानी किसी विवाद में पहले ही परामर्श कर लिया जाता है उसका लीगल पहलू क्या है, कानूनी पहलू पक्ष क्या है। ब्रिटेन में कार्यपालिका की प्रार्थना पर प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति, और भारत में राष्ट्रपति को गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 143 में व्यवस्था की गई है इसकी। कानून निर्माण, कई बार कानून निर्माण वैसे तो व्यवस्थापी का काम है, परंतु कई बार न्यायालय के सामने ऐसे मामले आते हैं जिसके बारे में मौजूदा कानून लागू नहीं होता। ऐसे मामलों में न्यायाधीश विवेक, औचित्य, स्वाभाविक तथ्य व परंपरा के आधार पर निर्णय करते हैं कि उस मामले में कानून नहीं बना होता, सारे कानून सभी मामलों में नहीं बने हुए होते, और भविष्य में ऐसे निर्णयों के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो कानून के समान प्रभावशाली होता है, यानी भविष्य में उसका रेफरेंस दिया जाता है कि उस समय ऐसा निर्णय दिया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं एक तरह से कानून निर्माण जैसे होते हैं, विकास ही होते हैं उससे। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, सभी लोकतांत्रिक राज्यों में व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। जैसे भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। और कुछ और काम भी देख सकते हैं। न्यायालय जो नाबालिग है यानी जिनकी उम्र कम है को जायदाद की रक्षा के लिए ट्रस्ट या संरक्षक नियुक्त करता है। निर्वाचन संबंधी विवादों की अपील सुनता है। वसीयतनामों की रजिस्ट्री न्यायपालिका द्वारा होती है। यह अर्ध न्यायिक कार्य कहा जा सकता है, अर्ध न्यायिक काम वो करती है। ये न्यायपालिका के मुख्य काम है। और न्यायपालिका का संगठन, किस तरह संगठन होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से संगठन है। ये इसके कुछ सिद्धांत है किस तरह हो सकता है। स्थायित्व, न्यायिक व्यवस्था का संगठन जो होता है सभी देशों में एक जैसा नहीं होता। एकात्मक व संघात्मक तथा साम्यवादी व न्यायिकवादी व्यवस्था में अंतर पाया जाता है। प्राय निम्नलिखित व्यवस्था, मुख्य व्यवस्था इस तरह से हो सकती है। पहला, पिरामिड जैसी संरचना, पिरामिड ऐसे ट्राइंगल टाइप का त्रिभुज जैसा होता है। लगभग सभी देशों में न्यायपालिका का संगठन पिरामिड की तरह होता है। सभी देशों में निम्न स्तर के न्यायालयों पर उच्च स्तरीय न्यायालय होते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो न्यायालयों की संख्या घटती जाती है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय था। जैसे भारत में सबसे नीचे न्यायालय ज्यादा संख्या में होगी, धीरे धीरे होते होते जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। ऊपर एक न्यायालय होगा और नीचे ज्यादा होंगे। ये एक पिरामिड जैसी संरचना। दूसरा, पीठ या बेंच व्यवस्था। सभी देशों में प्राय बेंच व्यवस्था का प्रावधान होता है। सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई व निर्णय के लिए विशेष न्यायिक बेंच की स्थापना करती है। इसी बेंच में न्यायाधीशों की संख्या उस मुकदमे में निहित संवैधानिक प्रश्नों व उसके सार्वजनिक महत्व को देखकर तय की जाती है। प्रत्येक न्यायाधीश मुकदमे पर अपना स्वतंत्र निर्णय रखते हुए कार्य करता है। एक बेंच बना देती है कि महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उस पर विचार किया जा सकता है। फिर है सामान्य व प्रशासनिक न्यायालय। कुछ देशों में सामान्य व प्रशासनिक दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। इन देशों में माना जाता है कि व्यक्ति के नागरिक के रूप में और प्रशासनिक अधिकारी में अलग अलग भूमिका होती है। ये विशेष रूप से फ्रांस में है, बाकी देशों में सामान्य होते हैं, और जर्मनी में भी कुछ विशेष न्यायालय बनाए। अब सामान्य और प्रशासनिक न्यायालय में अंतर किया जाता है। फिर विशेष न्यायालय, विभिन्न देशों में मुकदमों के आधार पर अलग न्यायालयों की स्थापना की जाती है। जैसे दीवानी फौजदारी यानी सिविल क्रिमिनल व राजस्व न्यायालय। आधुनिक युग में औद्योगिक न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, बाल न्यायालय, ये सब इस तरह के न्यायालय होते हैं। फिर ये बाल और उपभोक्ता न्यायालय, इसी का प्रकार समझ सकते हैं। बाल न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, इतना की स्थापना भी की जा सकती है। विशेष न्यायालय में इनको मान सकते हैं। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति, किस तरह न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाए। इसके सिद्धांत है कि जनता द्वारा हो, व्यवस्थापिका द्वारा हो या कार्यपालिका द्वारा हो। तो जनता द्वारा निर्वाचन, यह पद्धति सर्वपहले फ्रांस में अपनाई गई थी, जो असफल रही।
क्योंकि जब चुनाव होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है उसका मत। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में, अमेरिका के कुछ राज्यों में अपनाई जाती है। यह पद्धति लोकतंत्र के अनुकूल है। लोकतंत्र के अनुकूल तो है, परंतु निष्पक्षता और स्वतंत्रता को समाप्त करती है। वह पद पर अयोग्य व अनुभवी व्यक्ति पड़ जाते हैं, क्योंकि वो चुन कर आते हैं, चुनाव में फिर वादा करते हैं कि मैं चुन जाऊंगा तो ये सुविधा रहेगी, जैसा होता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र का नजदीक था, परंतु निष्पक्षता स्वतंत्रता समाप्त होती है और सामान्य व्यक्ति, अयोग्य अनुभवी व्यक्ति भी चुन जाते हैं। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। यह पद्धति अमेरिका व स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में पाई जाती है। अमेरिका में राज्य, स्विट्जरलैंड के कैंटनों में। इसे भी लोकतंत्र के नजदीक माना जाता है, परंतु इसमें निर्वाचन राजनीतिक दल के आधार पर होता है या स्वतंत्रता निष्पक्षता नहीं रहती। यानी व्यवस्थापिका है तो व्यवस्थापिका में भी राजनीतिक दल है, जैसे भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, और भी बहुत सारे दल हैं। तो वो अपने ही व्यक्तियों को चुनाव करेगी, तो उससे स्वतंत्रता और निष्पक्षता नहीं रहती। जो न्यायपालिका का मुख्य सिद्धांत है स्वतंत्र और निष्पक्ष होना, वो फिर उसका खत्म हो जाता है। फिर कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। यह प्रणाली अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा इत्यादि देशों में प्रचलित है। अमेरिका में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ब्रिटेन, भारत, कनाडा में न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। वह घोषणा नाम मात्र कार्यपालिका नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह लोकप्रिय पद्धति है। और जो छोटे स्तर पर होती है जैसे, तो उसमें फिर परीक्षाएं होती है, परीक्षा के द्वारा वो उनका चयन किया जाता है। जैसे राजस्थान में तो आरजेएस नामक परीक्षा होती है, उसी से होती है, फिर उसका प्रमोशन होता रहता है। तो ये इसके 3 सिद्धांत है। फिर हम देखेंगे इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए क्या उपाय किया जाए। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि न्याय का काम किया जाए, न्याय हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा व्यक्ति होगा, तभी हो पाएगा। सबसे पहले तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, उसमें जो 3 सिद्धांत प्रचलित है, हमने इस पर चर्चा की भी, जनता द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कार्यपालिका द्वारा उचित माना जाता है, कार्यपालिका द्वारा। और दूसरा उसमें फिर छोटे स्तर पर परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होती है। परंतु उसकी नियुक्ति राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय से नीचे नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही होनी चाहिए, जैसे भारत में भी होता है। तो राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं कि इस पार्टी का तो इसलिए उसको नियुक्त कर दे, वो निष्पक्ष और स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। न्यायाधीश योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी व कानूनों का गंभीर ज्ञान रखने वाले तथा निष्पक्ष, ईमानदारी व बाहरी प्रभावों से मुक्त होने चाहिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता रखी गई है कि वे कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकील अथवा 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। अगर योग्य होंगे तभी न्याय का काम अच्छी तरह कर पाएंगे। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन और कार्यकाल। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन भत्ता मिले, जिससे निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। एक बार वेतन भत्ते निश्चित होने पर उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। यानी पर्याप्त वेतन होना चाहिए, इतना भी नहीं होगा जीवन यापन भी नहीं कर सके। कार्यकाल लंबा होना चाहिए, वह पदोन्नति के पर्याप्त अवसर होने चाहिए, क्योंकि लंबे कार्यकाल व पदोन्नति की व्यवस्था के कारण ही न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। पद की सुरक्षा, उनके न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया सरल नहीं होना चाहिए। अधिकांश राज्यों में पद की सुरक्षा के लिए नियम प्रचलित है कि न्यायाधीशों को अयोग्यता या भ्रष्टाचार के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग पद्धति से ही हटाया जा सके। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट होता है, ये थोड़ी कठिन प्रक्रिया रखी जाती है। इसके लिए व्यवस्थापिका में पर्याप्त विचार विमर्श होता है, और इसमें दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए पद की सुरक्षा बनी रहती है। सार्वजनिक आलोचना न हो। अनेक बार न्यायाधीशों से सार्वजनिक मामलों में निर्णय देते हैं, बहुत सारे मामलों में निर्णय दिए जाते हैं जो कानून की दृष्टि से उचित तो होते हैं, परंतु किसी सामाजिक या राजनीतिक दल को अनुचित लगते हैं। अतः सभी राज्यों द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि न्यायाधीशों के निर्णयों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जाए। आलोचना करने वालों को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। ऐसा भारत में भी है, न्यायालयों के निर्णय की जो आलोचना करता है उसको अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। फिर सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनमें रिटायरमेंट के बाद व्यवसाय, ये वकालत का व्यवसाय करने पर रोक होनी चाहिए।
क्योंकि इससे भय बना रहता है कि न्यायालय अनुचित रूप से प्रभावित हो जाता है, जिससे स्वतंत्रता निष्पक्षता नहीं रहेगी। यानी वही वकालत करने लग जाएंगे तो वो ज्यादा प्रभावित करेगा, और दूसरा वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसी दौरान वो रहेगा कि बाद में मुझे भी इस वकालत के पेशे में जाना है, तो वो राजनीतिक दलों के भी ज्यादा संपर्क में रहेगा। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और फिर सातवां, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाए। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखना चाहिए। इसके लिए संविधान में कार्य क्षेत्र व शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, और दोनों के अधिकारी भी अलग अलग होना चाहिए। न्यायाधीशों को राजनीतिक दलों से भी दूर रहना चाहिए। और वैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी है मॉन्टेस्क्यू का, उसमें तीनों अंग अलग होना चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। परंतु जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संयोजन होता है, पृथक्करण नहीं हो पाता। इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है। इस प्रकार हम जो न्यायपालिका है उसके काम भी है, आधुनिक संदर्भ में ये काम है, न्यायपालिका करती है, जिसमें स्वतंत्रता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और न्यायाधीश भी इसमें योग्य और अनुभवी होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप कई बार सुने और अच्छी तरह समझ में आता है, और सामान्यतः इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। धन्यवाद।